हेलो दोस्तों स्वागत है आपका BSS लर्निंग में। और आज की इस सीरीज़ में हम पार्ट 3 देखेंगे। और आज इस सीरीज़ में हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवरिंग करेंगे जो कि है डाटा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो एक स्लाइड में आप लेफ़्ट तरफ जो देख रहे हैं कि एक टीचर जो है वो क्लास में अटेंडेंस ले रहा है और एक तरफ जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है अटेंडेंस का। तो आइए इनमें सबसे पहले तो एक फ़र्क जानते हैं और इसमें चीज़ देखते हैं कि क्या क्या जो हमारा डाटा है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। सपोज़ कि ये जो टीचर है, ये जो पढ़ा रहा है, ये अपना अटेंडेंस लेके आता है, तो उसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है, आपका या तो रोल नंबर लिखा हुआ होगा और इसमें पर्टिकुलर ईयर का डेट लिखा हुआ होगा, ईयर लिखा होगा जिसकी ये अटेंडेंस लेता है। तो वो जो डेट है, वो जो नाम है, वो जो रोल नंबर है, वो सब कुछ जो है वो एक डाटा है। ऐसे ही एक ये सॉफ्टवेयर बना दिया गया है इसमें ऑटोमेटिक, जो ये आपका अटेंडेंस सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। इसमें इसमें इसका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो भी सेम, इसमें भी बच्चों का रोल नंबर होगा, बच्चों का नाम होगा, वो डेट होएगी और उनकी क्लास होएगी। तो इस सॉफ्टवेयर में भी इस डाटा का यूज़ करके ये पूरा सॉफ्टवेयर बना होगा। इसका मतलब हम जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें एक डाटा जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा होगा। तो आज हम इसी डाटा की कैटेगरी समझेंगे, इनकी टाइप समझेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या है इनमें। अभी देखिए ये डाटा को इन्होंने परफेक्टली वे में इन्होंने कवर करा है कि कैसे स्टूडेंट का नाम सुरभि है, सरिता है, सविता है, प्रेम है, गौतम है ना। तो ये 5 जैन, 6 जैन, 7 जैन, ये आ गई इनकी डेट। और ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना। तो इसमें ये जो चीज़ है ये एक डाटा है जो कि टीचर इसको एनालाइज करके किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचेगा। तो डाटा आपने कहाँ देखा होगा एकदम एडवांस लेवल पे, बस टिकट में पहले आपने इस तरह की टिकट्स देखी होंगी। आजकल वो जो कनेक्टर है वो इस तरह की मशीन लेकर सारा काम करता है। तो इसमें भी क्या क्या किया है, इसमें एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ये जो कनेक्टर है ये अपने हाथों से इस सॉफ्टवेयर को डाटा बताता है कि हाँ जी, इस यात्री ने इस स्थान से इस स्थान तक जाना है, इस प्लेस से। या सपोज कीजिए कि अगर आप चंडीगढ़ टू दिल्ली जा रहे हैं तो ये जो है वो इसमें लिखेगा कि 1 नंबर 2 नंबर जो भी इसको असाइन किए गए होंगे सॉफ्टवेयर में कि इतना नंबर चंडीगढ़ का है और इतना नंबर दिल्ली का है, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है वो बस टिकट आपकी आ जाएगी। ईमेल्स, आप पहले सरकारी दफ्तरों में जाओगे तो इतना ढेर सारा फाइल्स का लगा रहता था, पर आजकल जो है वो बहुत ही शॉर्टकट वे में जो है काम चल रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये शायद से आपने इस तरह की डायरी या डिक्शनरी, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टरी बोलते थे उस ज़माने में, तो ये आपने देखी होगी। पर इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो हमारे कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है उसने ले लिया। इसमें भी हम देखो नाम सेव करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनकी कंपनी, उनका ईमेल एड्रेस, सब कुछ जो है हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डाटा के साथ ही इस सर्विस को और इसको यूज़ करते हैं। ATM कार्ड में आप अपना पिन डालते हैं तो वो भी एक किस्म का आप डाटा के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। एयर टिकट्स में आप बताते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है, या वहाँ रेलवे टिकट में भी सेम काम होता है। तो इसलिए जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उसमें जो है वो डाटा का बहुत बड़ा यूज़ रहता है। तो आगे हम देखते हैं कि डाटा बहुत ही, अगर सरल शब्दों में ना, अगर हम एक चाय पत्ती बनाने जा रहे हैं तो ये शुगर, ब्लैक टी, ये जिंजर, मिल्क, वाटर है ना, ये सब जो हैं ये डाटा हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो डाटा है। और इसको जो बनाने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम है। सपोज करो हम चाय बनाना चाहते हैं तो हमारे को ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए तभी हम चाय बना सकेंगे। तो इसलिए डाटा जो है वो इंग्रेडिएंट्स है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाय बनाने के लिए। और जो उसका सेट ऑफ प्रोसीजर है कि हाँ, सबसे पहले हम पानी डालेंगे, फिर उसमें अदरक डालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। तो ये सारा जो है वो एक प्रोसीजर है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो डाटा के टाइप्स क्या क्या हैं?
तो डाटा के टाइप समझने के पहले एक हो सकता है कि आप में से कुछ का मैथ अच्छा होगा और कुछ का हो सकता है मैथ थोड़ा कमज़ोर हो, इसलिए इस सीरीज़ में हम बहुत ही बेसिक से चीज़ों को सीख रहे हैं। इसलिए हम आज सबसे पहले थोड़ा सा मैथ पढ़ेंगे। तो अगर आप तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो आप सबसे पहले सपोज कीजिए कि इस दुनिया में जितने भी टाइप के नंबर हैं वो ये पड़े हैं आपके सामने। एक गुब्बारा है, उसके अंदर सारे दुनिया के जितने भी दुनिया में आज तक नंबर हैं वो इस गुब्बारे में हैं। तो इस गुब्बारे को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर वो हैं जो असल में हमारे पास नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर हैं जो कि साइंटिस्ट लोगों ने अपनी कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करे हैं। तो इस पूरे नंबर टोटल नंबर में से कुछ आपके आगे इमेजिनरी नंबर और कुछ आपके रियल नंबर। तो आगे इससे हम बोल सकते हैं कि आपका टोटल जो नंबर है वो बनते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी ऐसे नंबर हैं जो कि साइंटिस्ट ने अपने यूज़ के लिए, अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए हैं, बनाए हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे नंबर है, टोटल जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर से बनते हैं प्लस इमेजिनरी नंबर से बनते हैं। अभी जो फर्दर रियल नंबर हैं वो आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक रैशनल नंबर आ जाते हैं और एक इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो अब जो रियल नंबर हैं वो बनते हैं हमारे इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर से हमारे जो हैं वो रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है। अभी इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। p और q जो हैं वो आपके इंटीजर हैं। इंटीजर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंटीजर क्या होते हैं। और रैशनल नंबर जो हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर ये लिखे जा रहे हैं तो उनको बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। अगर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं, अगर नहीं लिखे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p and q, वेयर p and q आर इंटीजर फॉर्म। जैसे पाई आपने सुना होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के भी दो पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है इंटीजर्स और एक आ जाते हैं फ्रैक्शंस। जैसे इंटीजर और फ्रैक्शन को अभी हम फ्रैक्शन मतलब 3/2 एक हमारा फ्रैक्शन है। 1/4 देखो, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, ये है रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। इंटीजर्स को भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन भी आपने देखो 3/2 p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है फर्दर, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। इंटीजर्स के एग्जांपल -1 2 3, ये आगे हम और डिटेल में समझेंगे कि इंटीजर्स क्या हैं और फ्रैक्शंस क्या हैं। पर आपने ये याद रखना है, रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बनते हैं। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा रियल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर्स को 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन -1 -2 -3। इंटीजर मतलब जिसमें पॉइंट के आगे कुछ ना हो, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। मतलब पूरा नंबर हो 1 2 3। 1.5 मतलब वो इंटीजर नहीं है। ये अगर आप नंबर सिस्टम में इंटीजर्स को देखेंगे तो इस टाइप में दिखेंगे। अभी फ्रैक्शन जैसे अगर आप सपोज कीजिए ये 0 है और ये आपका 1 है, तो इसमें फर्दर छोटी लाइनें होंगी जिससे हम 0 to 1 ट्रैवल करेंगे। देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.7, 0.8, 0.9। तो ये सब जो हैं इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। 1.1 हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन, ये है एक हमारे पास फ्रैक्शन। 1.1 फ्रैक्शन, 1.3 फ्रैक्शन, 1.4 फ्रैक्शन, 1.6 फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन है। जो 0.2 में होंगे उनको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, और हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इनको बोल देते हैं फ्लोट। ठीक है बच्चों, 1.9 एक हमारे पास क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। 1.9 को हम लिख सकते हैं 19/10 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये एक फ्रैक्शन है। अभी इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और होल नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देते हैं, ठीक है, और जो 2 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड इंटीजर। ठीक है बच्चों, और होल नंबर 0, 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर जो हैं वो 0 को इंक्लूड करके वो आ जाते हैं आपके होल नंबर। अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके भी हमारे पास नंबर बनते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसमें एक रियल का भी एक पार्ट होता है और इसमें एक इमेजिनरी भी पार्ट होता है। ये आई से जो आपको पीछे बताया कि आई जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है और इसमें रियल नंबर भी है। तो रियल प्लस इमेजिनरी आपके बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने 3 टाइप के नंबर पढ़ लिए अभी, ठीक है। एक आपने पढ़ ली इंट टाइप के जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, एक आपने पढ़ ली फ्लोट टाइप के जिसे हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और एक आपने पढ़ ली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी देखो इंट टाइप के एग्जांपल, रूम इन ए हॉस्पिटल, ये तो 10 ही होंगे, ये 10.5 तो होंगे नहीं। आधा रूम को तो हम कभी कंसीडर नहीं करते, उसको पूरा रूम ही कंसीडर करते हैं। टीचर इन द स्कूल 20.5 तो कभी नहीं होगा। ये जो है मतलब जिसमें 0 ना लगा हो उसको हम बोल देते हैं इंट टाइप। ठीक है, नंबर ऑफ बसेस 5, ये हमेशा 5 ही होगा, 5.5 तो नहीं हो सकता। तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा हो उसको हम बोलते हैं इंट टाइप की वैल्यू। इंट टाइप मतलब इंटीजर। अब देखो हाइट ऑफ द स्टूडेंट 65.5, इसमें देखो पॉइंट लगा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन, और हम पाइथन में से बोलेंगे फ्लोट। ठीक है, टाइम 6.5 AM 0.05, मतलब इसमें भी पॉइंट लगा है, मतलब इसको भी हम बोलेंगे फ्रैक्शन या फ्लोट वैल्यू। पाइथन में हम इन्हें बोल देंगे फ्लोट टाइप का डाटा है, और नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं फ्रैक्शन है। ठीक है, पर एज ऑफ पर्सन 5 ईयर 6 मंथ, तो ये भी एक फ्रैक्शन है और फ्लोट वैल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में, तो एक आप बोल सकते इंट टाइप इंट टाइप है, एक आप बोलोगे फ्लोट टाइप है, और ये एक बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स टाइप। ये 3 जो हैं इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स जो हैं वो आपके बनते हैं नंबर्स में। अभी आ गया वैरायटी ऑफ डाटा। आपने स्टूडेंट्स नेम भी सुना है, ठीक है, स्कूल नेम भी है, कंट्री नेम भी इंडिया है। तो ये किस टाइप का डाटा आता है? इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, जो अल्फ़ाबेट से बना है। देखिए जैसे सरिता नाम है किसी का, तो ये अल्फ़ाबेट से जुड़कर बना है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग मतलब STR हम डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग मतलब सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट जो जुड़े हैं। सुरभि भी एक नाम है, तो ये देखिए ये भी एक स्ट्रिंग है। मुरारी भी एक नाम है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को डिनोट करने का आप देख रहे हो इसमें डबल वो लगाया है हमने, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग। तो ये सिंगल कोट्स में भी लगाया, तो हम स्ट्रिंग को जो है या तो डबल कोट्स लगा के लिख सकते हैं या सिंगल कोट्स लगा के हम लिखते हैं। पर जितने भी टाइप नाम से होंगे उनको हम बोलेंगे ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा है। अभी आप एक और देखिए, ट्रू एंड फॉल, 0 इज़ ग्रेटर देन 1 ट्रू, 0 is less than 1 true, 2 is greater than 1 true, 2 is equal to 2 true, 2 is greater than 3 false, 3 is less than 0 false,
तो इस टाइप की कंडीशंस भी आती है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं बूल टाइप, बुलियन टाइप बोलते हैं एक्चुअली, और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं बूल टाइप। तो हमने 3 टाइप के डाटा टाइप्स पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिए नंबर्स के उसके ऊपर, जो कि है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट में हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं होएगा, फ्लोट में हमारा डेसिमल पॉइंट होएगा, और कॉम्प्लेक्स में हमारा रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होंगे। दूसरा हमने पढ़ लिया जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट से बना है, जैसे नाम, श्याम, राम, ये आ गया हमारी स्ट्रिंग। और एक हमने पढ़ लिया ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बूलियन टाइप ऑफ डाटा, यानी बूल टाइप। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है जो हम देखेंगे, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके में समझेंगे। ये देखो, ये जो वाटर है, तो ये 500 ml वाटर, ये जो है आपका एक डाटा है ना। पर ये डाटा किस चीज़ में स्टोर है, ये एक गिलास में स्टोर है। तो इस गिलास जो है उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। मतलब ये ग्लास नाम के वेरिएबल में 500 ml वाटर रखा है। सपोज कीजिए सेम 500 ml की बिस्लेरी की बॉटल है, तो इसमें 500 ml जो है वो डाटा है, और जो ये बॉटल है बिस्लेरी की, इसको हम बोलेंगे ये वेरिएबल है। मतलब ये बॉटल नाम के वेरिएबल में हमने 500 ml वाटर रखा है। सिमिलरली ग्लास नाम के वेरिएबल में हमने 500 ml वाटर रखा है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में अगर हम वेरिएबल्स को समझें कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक वो चीज़ है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ ग्लास और यहाँ बॉटल जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और जो 500 ml वाटर यहाँ पे है, सेम वाटर जो यहाँ पे है, वो हमारा डाटा है। तो सेम हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। आगे समझते हैं, वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर द डाटा। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्या है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टोर द डाटा। वेरिएबल मीन्स एक डब्बा जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, इसके बीच में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, चीनी या चाय पत्ती। वो चाय पत्ती की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है डाटा, और जो इसका नाम है, ये डब्बा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल है, इसमें इस डब्बे को हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल है जिसमें हमने चाय या शुगर मतलब चीनी स्टोर करी है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हमने जाना कि वेरिएबल क्या है। अभी डिपेंड कर इस पे हम सीखेंगे कि वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नाम रख सकते हैं ना। तो पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम रखने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। मतलब डब्बे का नामकरण कैसे करें, सिंपल भाषा में अगर सोचें तो वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। एग्जाम्पल दिया है 2, मतलब वेरिएबल का नाम कभी भी 2 से यूज स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, एक्स एंड एक्स आर टू डिफरेंट। मतलब छोटा एक्स और बड़ा एक्स जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के डब्बे बनेंगे हमारे पास, सेम टाइप के डब्बे नहीं होंगे, ठीक है। वेरिएबल कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर अंडरस्कोर, ठीक है। आप जो है वो लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको जो वेरिएबल का नाम है वो 2 से स्टार्ट, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 0 to 9 आपके डिजिट हैं, इन डिजिट से आपका वेरिएबल का नाम शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अंडरस्कोर से अपना वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, आप किसी अल्फ़ाबेट से अपना वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, बट आपका जो वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में प्रेफर करता हूँ कि आप अंडरस्कोर से भी यूज़ ना करें, आप वेरिएबल्स का नाम बहुत ही आसान रखें ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर लेवल पे हो जाए। अगला पॉइंट है नो स्पेशल कैरेक्टर, परसेंटेज, डॉलर, हैश आर यूज्ड इन वेरिएबल नेम। तो इस टाइप के जितने भी स्पेशल
हमारे पास सिंबल्स हैं, इनका भी यूज़ नहीं करना है हमने अपने वेरिएबल का नाम रखते टाइम। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो इस टाइम हमें कीवर्ड्स का तो पता नहीं है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, कीवर्ड्स अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कीवर्ड्स जो हैं वो हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, जैसे राम श्याम, मतलब उसको पता है कि ये राम जो है ये किसी इंसान का नाम है। इस वे में आप समझ लो कि कीवर्ड्स जो हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जो कि पाइथन में जिसने पाइथन बनाई है उसने उसको बताया है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उन प्री डिफाइंड वर्ड्स को भी हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। अब इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि एक 3 डस्टबिन हैं, 1 2 और 3। तो ये हमें पता है कि ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम गिलास को फेंकते हैं, ग्रीन कलर के डस्टबिन में हम ऑर्गेनिक मटेरियल फेंकते हैं, और रेड कलर के जो डस्टबिन होता है हम उसमें प्लास्टिक डालते हैं। तो क्या सेम वे है कि हम जो, जैसे सपोज करो कि एक इंट नाम की बाल्टी है ना, तो इंट नाम की बाल्टी में हम इंट नाम का ही डाटा डाल सकते हैं, कि फ्लोट टाइप की एक बाल्टी है तो उसमें हम फ्लोट टाइप का ही डाटा डाल सकते हैं, क्योंकि बाल्टी यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, और स्ट्रिंग नाम की बाल्टी में हम सिर्फ स्ट्रिंग नाम का ही डाटा डाल सकते हैं, पर इसमें बना है क्रॉस। इसका मतलब है वी आर यूजिंग पाइथन नॉट C++। इसका मतलब ये जो इमेज है ये कुछ और बताना चाहती है हमें कि हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, C++ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें थोड़ा C++ का या C का भी देखना पड़ेगा कि किस वे में C जो है वो डाटा को स्टोर करती है और हमारा पाइथन जो है वो किस वे में करती है, ताकि हम एक पाइथन की फंक्शनैलिटी को हम अच्छे से समझें। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हम सीखेंगे कि सी में क्या था या क्या होता है और पाइथन में क्या होता है। जिनको सी नहीं आती उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम उतना सा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जितना कि ज़रूरी है हमें किसी पॉइंट को समझने के लिए। तो सपोज कीजिए C++ जो है एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसका, इसको अभी हम एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि आप ये इंसान हो, बड़ी गहरी सोच में पड़े हो कि मैंने जो है वो कोई डाटा स्टोर करना है। तो क्या होगा, आपने जो है वो सोचा कि आपने टू स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप बताओ कि टू किस टाइप का डाटा है, वो इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, बूल टाइप का है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो आपको पता है कि इंट टाइप वाले में सिर्फ नंबर होता है, उसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं होती। फ्लो टाइप में आपको पता है कि पॉइंट के साथ भी वैल्यू होती है, और स्ट्रिंग टाइप में आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बूल टाइप में आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टाइप में आपको पता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे 2+3 आयोटा। बूल में ट्रू या फॉल्स, स्ट्रिंग में राम श्याम, फ्लोट में 2.5 3.5 पॉइंट वैल्यू, और इंट में इंटीजर ओनली, इसमें कोई पॉइंट ना हो, जैसे 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है ना। तो अभी आपने सोचा कि मैंने 2 सेव कर कहीं पे, तो आपको क्या होगा, सी भाई को बताना पड़ेगा, मतलब सी लैंग्वेज को बताना पड़ेगा, भाई सी भाई मुझे इंट का डब्बा दे दो, मतलब इंट टाइप का मैं डाटा स्टोर करने जा रहा हूँ, तो मुझे इंट टाइप का डब्बा दो। तो ये ऐसा जो है हमें सी में बताना पड़ता है। मतलब पहले मैं सोचूंगा कि मुझे किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, फिर मेरे को सी में डिक्लेयर करना पड़ेगा इस चीज़ का कि मैं इंट टाइप का डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो जो है वो आपको सी में इंट टाइप की बाल्टी मिल जाएगी, जिसमें आप इसको इंट टाइप के 2 को स्टोर करोगे। जैसे आपको इस वे में लिखना पड़ता है सी में कि इंट ए, मतलब आप इंट जो आप ए नाम का वेरिएबल है उसमें आप इंट टाइप का डाटा स्टोर करोगे। मतलब ये इंट ए जो है वो आपका क्या है, बाल्टी का नाम, और इस बाल्टी में आप क्या स्टोर करोगे, इंट।
इंट टाइप का डाटा, मतलब ए इज इक्वल टू 2, इन ए 2 जो है वो इंट टाइप का है। तो सी में जो है आपको पहले बताना पड़ता है कि मैं जो हूँ वो इंट टाइप का डाटा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। और अगर आप बाल्टी का नाम ए है जो कि इंट टाइप की फैमिली से है, ठीक है, इस बात का तो क्लियर है ना आपको कि ए जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल मीन्स डब्बा। तो ये बाल्टी का नाम जो है वो डब्बा है और इस डब्बे में हमने सिर्फ इंट नाम की इंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें 2.0 2.5 2.6 का डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में आता है कि हमने थ्री स्टोर करना है, तो आप सेम काम करोगे, सी वाई को डब्बा दोगे। बट अब क्या था, पहले 2 था, अब 3 आ गया। तो अभी क्या होगा, अभी सेम 3, अब ये 2 वाला जो है वो इरेज हो जाएगा और 3 वाला जो है वो इस बाल्टी में चला जाएगा। ठीक है, ये देखो, पहले आपने सोचा कि ए में मैं 2 रखता हूँ, तो आपने डिक्लेयर कर दिया सी में कि मैं इंट ए में जो है ए टाइप की बाल्टी में इंट टाइप का डाटा रखूँगा। फिर आपने उसमें 2 रख दिया। ठीक है, अभी दूसरे स्टेप में क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने ए में 2 नहीं 3 रखना था। तो अभी फिर आपने क्या किया, आपने इतना तो लिखा ही था, आपने ए इज इक्वल टू 3 कर दिया। तो क्या हुआ, ए नाम की बाल्टी में 2 जो है वो मिट गया और 3 जो है उसकी जगह आ गया। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आता है कि मैं यार ए में जो हूँ वो एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, मतलब कोई अल्फ़ाबेट्स रख लेता हूँ। तो ये काम आप नहीं कर सकते सी में, बिकॉज सी इज़ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। यहाँ पे आप अगर आपने एक बारी सी को बोल दिया कि मैं इंट टाइप का बाल्टी का यूज़ करूँगा ए नाम के वेरिएबल के लिए, ठीक है, तो आप उसको थ्रू आउट आपको इंट टाइप ही आप एक ए नाम की बाल्टी में डाटा डाल सकते हो। अभी आपने जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की बाल्टी मांग ली है, ए जो है वो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, मतलब अब इसमें थ्रू आउट द प्रोग्राम आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने इसमें सोचा था कि ABC स्टोर करूँगा, तो आप जो है सी वाई को बताओगे कि मैं जो हूँ स्ट्रिंग टाइप डाटा स्टोर करूँगा। ठीक है, अब अगर अभी आपके दिमाग में आता है कि मैं ए में यार फिर से 2 स्टोर करता हूँ, तो आप इस टाइम पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो है वेरिएबल ए को, मतलब डब्बे ए जो है वो स्टेर टाइप का चुन लिया है। ठीक है बच्चों, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप है। अब इसका डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का क्या मीनिंग है वो हम अभी सीखेंगे। तो अभी आपके दिमाग में आया कि मैं 2 स्टोर करूँगा, तो पाइथन क्या बोलेगा, ओके बॉस, ठीक है, और डायरेक्टली वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पर एक्चुअल में पाइथन के साथ क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होती है, क्या एक्सटोर करता है क्या नहीं एक्सटोर करता है। ठीक है, अभी इस लड़की के दिमाग में आया कि हम एक्स में 2 स्टोर करेंगे, तो वो बोलता है ओके बॉस, ये चेक करता है कि एक्स जो है 2 है, मतलब ये इंट टाइप का है, तो वो इंट टाइप का। पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्स जो है वो 2 को स्टोर नहीं करेगा, एक्स जो है वो आईडी को स्टोर करता है। अभी ये आईडी क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, अगली स्लाइड्स में हम मेमोरी मैनेजमेंट जब देखेंगे तब हम समझेंगे कि एक्चुअल में आईडी क्या है। ठीक है, अभी जो एक्स जो है वो एक आईडी को स्टोर करता है, जो आईडी जो है वो इस 2 की है, मतलब ये एक्स जो है वो एक रेफरेंस है। रेफरेंस किसको रेफ़र कर रहा है, इस आईडी को रेफ़र कर रहा है, और इस आईडी में क्या पड़ा है 2। ठीक है, अभी आपने सोचा कि x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो क्या होगा, अभी x इज इक्वल टू 3 जो है वो x जो है वो इस 3 की आईडी को रखेगा। ठीक है, और इसको भूल जाएगा। ये देखो, अब जो है वो x जो है वो 3 की आईडी को
स्टोर करेगा, मतलब रेफरेंस जो है वो 3 को करेगा और पिछली वाली को डिलीट कर देगा। तो ये जो 2 है ये गार्बेज वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि इस 2 को कोई भी रेफ़र नहीं कर रहा है। इसको आगे भी हम और डिटेल में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है आपका इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम आगे अभी अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको प्रॉपर समझते हैं कि किस वे में ये हमारा काम करता है और क्यों हम पाइथन को डायनामिकली लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसके लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि पाइथन में मेमोरी कैसे मैनेज होती है। ठीक है, तो जो पाइथन में है इसमें जो मेमोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं नेम स्पेस टैग और एक को हम बोलते हैं प्राइवेट हीप स्पेस। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने लिखा है x इज इक्वल टू 2, मतलब x जो है वो असाइन, अब x में असाइन किया है आपने 2 को। अब जो x है वो आपका जो है एक रेफरेंस वेरिएबल बनाता है जो कि 2 है। ठीक है, ये 2 का जो है ये आपका प्राइवेट हीप स्पेस में बनेगा, और जो x है जो एक वेरिएबल नेम से जो है वो आपका एक नेम स्पेस स्टैक में बनेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो 2 है वो एक इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप x इज इक्वल टू 2 लिखते हो तो जो x है वो 2 को रेफ़र करता है। ठीक है, इसलिए x को बोलेंगे एक रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, जो कि 2 को रेफ़र कर रहा है। तो इसकी x जो है क्या स्टोर करेगा, 2 की आईडी को। ठीक है, 2 की आईडी को स्टोर करेगा कौन, x। ठीक है, और 2 जो है वो हमारा प्राइवेट हीप स्पेस में बनेगा। ठीक है, 2 का कोई नाम नहीं है, 2 की सिर्फ आईडी है। ठीक है, ये जो है वो आईडी के ऊपर है, और जब इस आईडी को पुकारा जाएगा तो मतलब 2 को पुकारा जा रहा है। ठीक है, इसका बहुत ही आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि कोई टीचर है ना, टीचर फिज़िक्स का टीचर है, तो वो कुछ साल पहले जो था वो आपका समझ लो कि कोई नाम ले लो, राम फिज़िक्स का टीचर था। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जो है वो बदल गया, उसमें शाम चला गया। तो बस फिज़िक्स नाम का एक वेरिएबल होगा, फिज़िक्स टीचर का जो नाम का एक वेरिएबल होगा, वो पहले जो था वो फिज़िक्स वाले शाम को रेफ़र कर रहा था, और अब जो है वो शाम को हट के वो राम को कर रहा है। तो इसका मतलब x जो है वो अपना रेफरेंस चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे और देखते हैं इसको डिटेल में। अब देखो कि अभी आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 एंड देन उसके बाद लिख दिया x इज इक्वल टू 3। तो अब क्या हुआ, ये जो 2 है ये बन जाएगा गार्बेज ब्लॉक। ये गार्बेज ब्लॉक कब बनता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब 2 नाम के इंस्टेंट ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफ़र नहीं कर रहा होगा। मतलब नेम स्पेस टैग में जो x बना है, x नाम का जो वेरिएबल है वो जो है अभी 3 की आईडी को स्टोर कर रहा है, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू एंड देन x इज इक्वल टू 3 लिख दिया। तो इसका मतलब जो ये x है वो अब 3 की रेफ़र कर रहा है, 3 को रेफ़र कर रहा है, मतलब 3 का जो आईडी है वो अब x में स्टोर है। ठीक है, और 2 को कोई रेफ़र नहीं कर रहा, 2 को कोई रेफ़र नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एक गार्बेज ब्लॉक बन गया। अभी इस गार्बेज ब्लॉक को आप डिलीट नहीं कर सकते, ये अपने आप डिलीट होएगा, ये आगे जाके हम देखेंगे। उसी को हम पाइथन में एक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और एक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि अगर आप x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं और x इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो पहले जो था वो x जो रेफ़र कर रहा था वो 2 को कर रहा था, अब जो है वो x जो है वो 3 को रेफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से ये अब 3 की आईडी को स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जो नेम स्पेस में जो है वो सिर्फ वेरिएबल का जिनका नाम है उनको स्टोर करता है, डाटा को स्टोर नहीं करता। डाटा जो है हमारा प्राइवेट हीप स्पेस में ही सेव होता है, जैसे 2 3 4 5 वो जितना भी है वो हमारा बनेगा प्राइवेट हीप स्पेस में, और जो x जो वेरिएबल है हमारे
वो हैं हमारे नेम स्पेस स्टैक में बनेंगे। और जो नेम स्पेस स्टैक है वो जो है वो उस डाटा को रेफ़र करेंगे, उनकी आईडी को रेफ़र करेंगे जिनको हमने असाइन किया है। ठीक, अभी देखो x इज इक्वल टू 2 था, x इज इक्वल टू 3 था, अभी आपने a इज इक्वल टू भी 3 कर दिया, तो x एंड a जो है वो दोनों एक की आईडी को रेफ़र करेगी जो कि है 3 जो है अभी आपका एक इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और 2 जो है वो हमारा गार्बेज ब्लॉक बन गया क्योंकि इसको इस टाइम कोई भी रेफ़र नहीं कर रहा। पर 3 को देखो, x भी सेम आईडी 3 की स्टोर करेगा और ए में भी 3 की आईडी को स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी आपने और लिख दिया कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x ए इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। तो अभी क्या होगा कि x और b जो हैं, x और a जो हैं वो 3 को रेफ़र कर रहे हैं। 3 एक इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये x जो है वो आईडी स्टोर करेगा 3 की, a भी जो है वो आईडी स्टोर करेगा 3 की, और b जो है वो एक और इंस्टेंट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ठीक है, और b जो है वो एक को रेफ़र करेगा, मतलब एक की जो आईडी है वो b में स्टोर होएगी। ठीक है, एक बात का याद रखना है कि गार्बेज ब्लॉक सिर्फ वही ब्लॉक बनेगा जिसको कोई रेफ़र नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही इसमें ऐसा ब्लॉक वो है जो गार्बेज ब्लॉक बनेगा, क्योंकि 2 को कोई भी नेम स्पेस टैग से रेफ़र नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो कि आप लिखते हो सिंपल डिलीट एक्स। ठीक है, ये जो है वो वेरिएबल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी आप समझोगे कि अगर आप डिलीट एक्स करोगे तो 3 उड़ कर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो है डिलीट एक्स करने से सिर्फ ये 3 कटेगा। ठीक है, जो नेम स्पेस टैग में जो एक्स बना होगा वो सिंपल डिलीट होगा। जिस एक्स जो है जिस इंस्टेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होगा वो डिलीट नहीं होता है, वो पाइथन अपने आप उसको डिलीट करता है जब उसको लगता है कि मेरे को मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कभी भी 3 को डिलीट नहीं कर सकते। जैसे पहले लिखा था x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप कभी भी जब डिलीट x करोगे तो आप जो हैं वो कभी भी x को 3 को नहीं काट पाओगे। ठीक है, आप जो है वो सिर्फ x को डिलीट कर पाओगे, 3 को कभी भी डिलीट नहीं कर पाओगे। 3 को जो है वो हमारा पाइथन ही डिलीट कर सकता है और कोई डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अभी हम और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी सोचा कि x इज इक्वल टू 2 है तो आपको कहीं भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, आपको बताना नहीं पड़ेगा पाइथन को कि यार x जो है वो मैं 2 सेव करने वाला हूँ तो ये इंट टाइप का फ्लो टाइप का। आप डायरेक्टली लिखोगे x इज इक्वल टू 2 तो पाइथन बोलेगा ओके बॉस कि भाई मैं समझ गया हूँ कि आपने जो है वो x में जो है वो इंट टाइप का डाटा स्टोर करा। ठीक है, सेम अगर आप ABC रखते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा रखते हैं x में, तो वो समझ आएगा कि मैंने जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, 2.1 का रखे हुए तो वो समझ आएगा कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो पाइथन में आपको कहीं भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि ये कौन से टाइप का डाटा है, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर टाइप हो जाती है डाटा की। ठीक है, बट C++ में आप क्या करते थे, पहले बताते थे कि ए जो है ए वेरिएबल जो है वो इंट टाइप का है, पर यहाँ देखो आपने कहीं नहीं बताया कि ए मेरा किस टाइप का है, आपने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट को आपने बताया कि बी जो है वो मेरा फ्लोट टाइप का वैल्यू है। तो C और C++ में हमें डिक्लेयर करना पड़ता था कि हमारा जो ए और बी जो है वो हम इंट या फ्लोट टाइप के लेंगे। बट पाइथन में ऐसा हम कहीं नहीं लिखते कि ए जो है हमारा वो फ्लोट टाइप का है, उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। तो इसका फर्स्ट फीचर जो आज हमने पढ़ा पाइथन का, मतलब ऑटोमेटिकली डिक्लेयर टाइप ऑफ द डाटा। ठीक है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, और इसकी दूसरा हमने पढ़ लिया ऑटोमेटिक
मेमोरी मैनेजमेंट मतलब जब पाइथन को लगता है, यहाँ इस पे हमने पढ़ा इस पॉइंट को, कि जो ये गार्बेज ब्लॉक बना है इसको हम खुद कभी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कौन डिलीट करेगा? जब पाइथन होगा वो, जब उसको लग रहा होगा कि मेरे को मेमोरी की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली इस जो गार्बेज ब्लॉक होंगे उनको डिलीट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसके दो फीचर पढ़ लिए पाइथन के, एक तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है और एक ऑटोमेटिक। अभी इस डायनेमिकली को अभी हम आगे और डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, ताकि आपको सभी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, अभी देखो पता कैसे करें कि पाइथन बात मान भी रहा है या नहीं मान रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा आपको बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, क्लास जो है सपोज करो एक स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर। ठीक है, ये जो है एक क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे सुरभि शर्मा, ये स्टूडेंट है, सुरभि शर्मा आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आगे कि सुरभि शर्मा जो है वो स्टूडेंट है। सरिता शर्मा, सरिता शर्मा एक समझ लो टीचर है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल हम कॉमन बोलेंगे, जैसे कॉमन मतलब कॉमन नाउन होते हैं ना हमारे पास, कि कॉमन टीचर। ठीक है, टीचर जो है वो आगे हमारी क्लास। अगर कोई बोले सरिता शर्मा टीचर, ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पाइथन में एक और बात याद रखनी है कि डाटा टाइप इज़ अ क्लास। ठीक है, जितने भी डाटा टाइप पढ़े आपने, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, ये जो है एक डाटा टाइप है। ठीक है, ये जो है एक क्लास है, तो ये इनको बोलेंगे डाटा टाइप। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे पाइथन हमारी जो हम लिख रहे हैं वो सही से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ऐसे तो नहीं हमने लिखा x इज इक्वल टू 2 और पाइथन जो है वो उसे फ्लोट मान रहा है। जो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं कि पाइथन जो है वो इसे फ्लोट मान रहा है, तो हमें तो चेक भी करना पड़ेगा कि पाइथन हमारी बात मान रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है टाइप, TYPE इज़ अ। अब ये टाइप क्या है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में जानेंगे कि फंक्शन को हम खुद कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये हम सिंपल नोट कर लेते हैं कि टाइप जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारा पाइथन में, जो कि हमें बताता है डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब वो हमें डाटा टाइप बताता है। डाटा टाइप मतलब कि ये इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कौन सा डाटा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, कौन, प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप नाम का, वो हमें बताता है कि ये कौन सा फंक्शन, ये कौन से टाइप है, डाटा टाइप। आगे और देखते हैं डिटेल में। सपोज कीजिए आपने लिखा x इज इक्वल टू 2, तो आपने लिख दिया टाइप f(x), तो उसने बता दिया क्लास इंट। ठीक है, अभी आपने लिखा y इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो उस आगे आपने लिखा टाइप y, TYPE। ठीक है, टाइप जो है वो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है और ब्रैकेट लगाने हैं, और ब्रैकेट में जिसका आप जानना चाहते हो, जैसे x का डाटा टाइप जानना चाहते हो तो उसमें लिख देना x। ठीक है, TYPE टाइप और x। ये भी हम थ्रू प्रेजेंटेशंस के थ्रू समझ रहे हैं, और इसी जस्ट वीडियोस के बाद हम इसको अपना लाइव कंप्यूटर पे भी देखेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से, ये जैसे स्लाइड्स ख़त्म होती हैं उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर पर। ठीक है, अभी देखो अगर आप लिखते हो z इज इक्वल टू सुरभि, अगर आप ये देखते हो तो ये आपको पता है कि ये एक स्ट्रिंग है। आपने डबल कोट्स लगाए, सुरभि लिखा। अभी आपने चेक करना है कि ये जो है वो क्या डाटा टाइप है। तो आपने जब टाइप जेड लिखा तो उसने लिख दिया क्लास स्ट्रिंग। तो आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है वो एक डाटा टाइप है, और पाइथन में जितने भी डाटा हैं, डाटा टाइप्स हैं, वो एक क्लास हैं। ठीक है, अभी आपने लिखा जेड इज इक्वल टू 2+7j। यहाँ पे आयोटा जो है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं जे के साथ। ठीक है, इस बात का आपने याद रखना है, ये पीछे हम मिस कर गए हैं।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपने लिखना है पाइथन में 2+3j, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो उसने लिख दिया क्लास जो है इसकी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसे आपने लिखा 3 > 5, तो उसने दे दिया ट्रू। ठीक है, तो ऐसे आपने फ्लोट की वैल्यू देख ली। तो ये जो आपने सीखा कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल का हमें डाटा टाइप जानना है, ठीक है, कि किस टाइप का है, तो हम सिंपल लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में जिसका हम डाटा टाइप जानना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे x = 2 लिखा है और टाइप x लिखा है, तो उसने लिख दिया क्लास इन टाइप का। y = 2.5, तो टाइप y लिखा हमने, तो उसने लिखा दिया कि क्लास जो है वो फ्लोट टाइप की। ठीक है बच्चों, तो सिंपल हमने ये लिखना है कि हम जो है वो अगर डाटा टाइप जानना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो हमें टाइप नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी आपने एक ये ब्लैक कलर का नोट पढ़ा होगा, नोट ओनली द वैल्यू बट टाइप आल्सो चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अभी देखो कि यहाँ पे x = 2 लिखा था, तो x = 2 है, इसका मतलब इसकी जो क्लास है वो इंट टाइप की है। ठीक है, और यहाँ पे आपने x = 3.5 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करती ताकि आप अच्छे से समझ सको। यहाँ पे आप देखो कि x = 2 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे इसने टाइप बताई इंट क्लास की। ठीक है, अभी सेम प्रोग्राम में हमने लिख दिया x = 3.5 और इसकी जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की होगी। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि हम ज़रूरी नहीं है कि x को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, बट इसका डाटा टाइप ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में सबसे बड़ी हमारे को एक फ़ायदा ये मिलता है कि हम कहीं पर भी प्रोग्राम पे आके डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंट एक्स जो अगर इंट का बनाया हमने, एक्स नाम का जो वेरिएबल हमने इंट का बनाया है, वो हम नीचे जाके फ्लोट का भी बना सकते हैं। अगर फ्लोट का बनाया है तो हम इंट का भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ा एक पाइथन में फ़ायदा है। Not only the value of the change but during the execution of program type also change। जैसे x = 2 int type, x = 2.2, अब ये float टाइप की होगी। x = ABC स्ट्रिंग टाइप की होगी। x = 2 बोल टाइप की होगी। मीन वैल्यू एज वेल एज टाइप बोथ कैन चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, हम देखो x की वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं, साथ साथ में x = 2.2 कर रहे हैं। पहले हमने फ्लोट रखी, फिर पहले हमने इंट रखी, फिर फ्लोट रखी, फिर स्ट्रिंग रखी, फिर बूल रखी। इसका मतलब हम डाटा तो चेंज कर ही रहे हैं। ठीक है, डाटा 2.5 ABC वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं वेरिएबल की, और साथ ही साथ वेरिएबल की टाइप भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको अगर आपको कहीं एक्सप्लेन करना है, किसी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है, तो आप ये एग्जांपल देके बोल सकते हो कि सर यहाँ पे देखो, अगर मैं x = 2 रखता हूँ, x = 2.2 रखता हूँ, तो वो एरर नहीं देगा, क्योंकि पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं भी किसी भी स्टेज पे आके किसी भी वेरिएबल की डाटा भी चेंज कर सकता हूँ और उसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि मेनली टाइप का मीनिंग क्या है ना। टाइप जैसे इंट, इंट टाइप मैंने बताया था कि इंटीजर 2। ठीक है, एक्स जो है वो 2 लिखा है। ये थोड़ी सी स्क्रीन साफ कर दी ताकि आप दोबारा से अच्छे से समझ सको। देखो x = 2, 2 जो है वो हमारा इंट टाइप है, तो x जो है वो वेरिएबल आ गया हमारा इंट टाइप का, जो कि इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो x की जो टाइप है वो आ गई इंट टाइप। ठीक है, अभी सेकंड स्टेज में देखो हमने 2.2 लिखा, 2.2 जो है वो हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू है, मतलब x नाम का वेरिएबल जो है वो फ्लोट नाम के वैल्यू को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो टाइप है वो फ्लोट हो गया। ठीक है, आगे लिखा है x = ABC,
मतलब एक्स जो है वो ए बी सी जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, तो ए बी सी मतलब स्ट्रिंग टाइप का है, तो एक्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप की डाटा की आईडी को स्टोर कर रहा है, मतलब टाइप एक्स का हो गया स्ट्रिंग। तो अब एक देखो कि 2 था, 2.2 ऑफ ए बी सी हुआ, मतलब इंट से हम फ्लोट में गए, फ्लोट से हम स्ट्रिंग में गए। तो हम कहीं भी प्रोग्राम के बीच में क्या कर रहे हैं, हम इसका टाइप चेंज करते रहे, ठीक है, इंट से फ्लोट कर दे रहे, फ्लोट से स्ट्रिंग स्ट्रिंग करते रहे, तो हम डाटा के साथ साथ इसकी टाइप भी चेंज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा है पाइथन, ठीक है। व्हाट टू डिलीट एक्स, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था मैंने कि अगर आप एक्स को डिलीट करते हो पर उसकी वैल्यू को आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्स था वो आपका किस में बना था, या आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो एक्स बनता है वो किस में बनता है और जो 2 बनता है वो किस में बनता है। अभी आपके जो क्वेश्चन है पेंडिंग है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या है और क्लासेस क्या है, ये जो मेन क्वेश्चन है आपके अभी पेंडिंग है, ये हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम पूरा जितना भी हमने स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा, इसका एक सेम वीडियो में इसी में ही हम आगे जो है वो प्रैक्टिकल देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे कि क्या पूरी इस वीडियो में हम क्या सीखें। थैंक यू बच्चों। दोस्तों जाने से पहले हम थोड़ा और सीख लेते हैं कि हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे और आप कुछ जैसे टाइप कैसे चेक करनी है या कुछ और प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, तो आपका वो भी आप बना सको। तो एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, पर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं है इसमें मैंने क्या लिखा है, वो आपको मैं आगे वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने a इज इक्वल टू 2 लिख देना, ठीक है। अभी आपको इतना तो पता लग गया कि a जो है वो मेरा वेरिएबल है, जिसके बीच में मैंने एक डब्बा है जिसमें मैंने टू जो है वो मेरा इंट टाइप का डाटा है, और ए जो है वो रेफ़र कर रहा है 2 को, मतलब इंट टाइप के डाटा को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो 3 है, तो आपने सिंपल लिखना सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट जो है वो मैं बताऊंगा कि क्या है अगले वाले, तो इसमें पी जो है वो छोटा पी डालना है, प्रिंट ब्रैकेट लगा के सी, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम करना है टू ऐड द 2 नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीख लेंगे कि जो आज की क्लास में हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू सीखा है उसको हम लाइव अपने सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कमांड विंडो पे जाना है, ठीक है। कमांड विंडो में जाके आपने लिखना है IDLE, ठीक है। IDLE जैसे लिखोगे वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन का, तो आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करते ही आपका एक शेल खुल जाएगा, इस वे में सेम शेल खुल जाएगा। शेल को खुलते ही आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे फाइल का ऑप्शन दिखेगा, फाइल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको न्यू फाइल पे जाना है। तो जैसे आप न्यू फाइल खोलोगे तो आपको अनटाइट इस टाइप की एक विंडो दिख जाएगी। तो इस विंडो पे आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है अपना, ठीक है। उस प्रोग्राम को लिखने के बाद जैसे इसमें स्लाइड पे देखा आपने a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है। उसके बाद आपको रन वाले उस पर जाना है, और रन दबाने के बाद आपको एक विंडो पे पॉपअप आएगा कि सेव द फाइल। तो आपको सेव फाइल .py एक्सटेंशन, जैसे सम किया है ना आपने, सम डॉट .py, ठीक है। इस नाम से आपने सेव करनी है। पाइथन के जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनको हमने .py नाम से सेव करना है उस फाइल को, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको स्क्रीन पे शेल पे ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने एक प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। इसके आगे भी हम सीख सकते हैं और आज हम सीख लेते हैं, ताकि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें और हो जाए कि हमारा ये प्रोग्राम बना कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सी का इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि सी में क्या होता है। जब आप कोड लिखते हो तो उसको आप
उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो सी होती है, ठीक है। जैसे आपने सम का अभी प्रोग्राम बनाया, सेम अगर हम सी में अगर ये प्रोग्राम बनाते हैं या सी प्लस प्लस में बनाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन अलग अलग होती है। तो हम उसमें लिखते हैं ऐड, मतलब उस एक नाम दे रहा हूँ कोई भी, और सी जो है वो एक्सटेंशन। इस सोर्स फाइल में हमने अपना पूरा कोड लिखा है। अभी ये जो कोड है वो क्या होगा, पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद वो कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर में जाने के बाद, क्योंकि इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो सिर्फ मशीन कोड को जानता है, ये नहीं जानता है कि वो मशीन कोड मतलब 1010 में उसको पता है सब कुछ, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि सम लिखा है, आपने मल्टीप्लाई लिखा है, ऐड लिखा है, ए लिखा है, बी लगा, उसको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको सिर्फ यही पता है कि 1010 मशीन लैंग्वेज का उसको पता है, ठीक है। ये जो कंपाइलर है ये क्या करता है, ये अगर विंडो है तो विंडो के अकॉर्डिंग जो आपका सोर्स कोड है या सोर्स फाइल है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और लिंकर के थ्रू ये .exe फाइल बना देता है, ठीक है। exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल बना देता है, ठीक है, जो कि मशीन कोड में होगी। अब ये मशीन कोड जो है वो एक पर्टिकुलर या तो विंडो में चलेगा, या तो लाइनक्स में चलेगा, या मैक में चलेगा, क्योंकि ये जो कंपाइलर है ये जो है वो इस सोर्स फाइल को जो है वो मशीन कोड में या तो कन्वर्ट कर रहा है, जो मशीन कोड में कर रहा है वो सिर्फ जो है कंपैटिबल है विंडो के साथ, ठीक है। तो ये एक जो है वो सी में दिक्कत है कि अगर आप ये जो .exe है इसको एक सॉफ्टवेयर मान लो आप, ठीक है, तो आप जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए। आपको जो है अगर ये समझ लो लिनक्स वाला चला रहा है तो आपको ये जो फाइल है .exe ये फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिनक्स में, तभी आप इसको लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, अदरवाइज़ आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला सकते, क्योंकि इसका जो कंपाइलर है उसने जो कंपाइल किया है ये मतलब सोर्स फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट किया वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से किया है, ठीक है। अभी ये आप समझ गए कि ये एक फाइनल में एग्जीक्यूट बनी, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, या तो वो विंडो में चलेगी, या वो लाइनक्स में चलेगी, या वो मैक में चलेगी, ठीक है। ये हमारा सी और सी प्लस प्लस में दिक्कत होती थी। बट पाइथन में क्या है, पाइथन में ये जो हमने अभी एक आपने .py करके एक्सटेंशन एक फ़ाइल बनाई, ये जो है ये सोर्स फाइल है, सेम इसमें भी हमने कोड लिखा है a=b, a=2, b=3, है ना। उसके बाद क्या हुआ, पाइथन ने कंपाइल किया, ठीक है, एक ये फाइल बन गई जो कि pyc ऐड फाइल बनेगी। ये जो है ये बाइट कोड रखेगी, इसमें जो है ये हमारा जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो बाइट कोड है ये जब हम अपने पाइथन को डाउनलोड करते हैं ना, तभी हम इस मशीन pvm मशीन को उसी अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं। तो आपने जब डाउनलोड किया था तो आपने देखा था कि आप पाइथन को जो है वो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, या पाइथन को लिनक्स के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो को मैक के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो pvm है मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, ये जब हम अपना पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसी समय वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब इस फाइल को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं पाइथन में, जो कि बाइट कोड होता है, ठीक है। और पाइथन वर्चुअल मशीन का क्या काम है, इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये जो पाइथन का बाइट कोड है, ठीक है, तो जो ये पाइथन का जो बाइट कोड है वो हमारा क्या करता है, PWM वर्चुअल पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में जो पाइथन की वर्चुअल मशीन है वो कोड को बाइट कोड को कन्वर्ट करती है मशीन कोड में, ठीक है।
पीवीएम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मेमोरी मैनेजर जो कि हम पिछले देख चुके हैं, और JIT जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर ही क्या काम करता है, ये कोड को कन्वर्ट करता है, फटाफट कन्वर्ट करता जाता है। जैसे जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पढ़ता रहता है, ये फटाफट उसको दूसरी लाइन को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, जितनी देर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट लाइन को पढ़ रहा है, तो इससे जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या है, इसमें बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, और मेमोरी मैनेजर तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए इसको बोल देते हैं पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आज हमने थर्ड फीचर भी इसका कवर कर लिया है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो पाइथन जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हम सोर्स, जो इसकी सोर्स फाइल को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, और उस बाइट कोड को हम कहीं पर भी रन करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरे का प्रैक्टिकल देखेंगे अपने सिस्टम में, ताकि हमारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।